दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे प्लेटफॉर्म एम सिविल सर्विसेज पे। आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं ऐसे जो कि यूपीएससी 2025 मेंस में अभी इस साल पूछा गया क्वेश्चंस हैं, उनको पार्ट ए और पार्ट बी में दो अलग अलग लेक्चर्स में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आज मैं इन पूरी सीरीज का पहला पार्ट यानी कि ऐसे पार्ट 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और चारों क्वेश्चंस को आज देखेंगे, थोड़ा समझेंगे कि क्या क्या चीजें उसमें लिखी जा सकती थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिनों बाद आपके सामने ये आंसर की लेकर क्यों आया हूं। तो इसका कारण है कि पिछले संडे को ही एग्जाम्स खत्म हुए हैं और मैं चाहता था कि उसके बाद सारे एग्जाम्स का हम एनालिसिस अच्छे से करें, ताकि जो लोग इस साल एग्जाम दे चुके हैं वो इसे और अच्छे से अपने हिसाब से समझ पाए कि हम उन्होंने जो आंसर लिखा है वो इससे कितना मैच करता है। हालांकि जो मैं आंसर देने वाला हूं ये 100% सच नहीं है, क्योंकि जो ऐसे होता है एक्चुअल में ऐसे का जो पेपर होता है वो क्वेश्चन नहीं होता है, वो होता है स्टेटमेंट बेस्ड। ठीक है, तो जब भी स्टेटमेंट्स होते हैं तो इसकी कोई एक साइड नहीं होती है, इसकी मल्टीपल डायमेंशंस हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो आपने लिखा होगा वो गलत होगा। हालांकि आप ये देख सकते हैं कि जो आपने डायमेंशंस यूज किए हैं क्या वो हमारे डायमेंशन से कुछ हद तक मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके बारे में कि यूपीएससी मेंस में ऐसे और ऐसे को एनालाइज कैसे करना। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि जो ऐसे होता है, बेसिकली जब भी हम ऐसे की बात करते हैं तो इसके कुछ डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, जब भी आप फिलोसफिकल ऐसे की बात करेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि स्टेटमेंट बेस्ड आजकल ज्यादा क्वेश्चंस आ रहा है, जिसमें आपको बेसिकली रीजनिंग यानी तार्किक क्षमता आपकी जांची जा रही है। तो इसी सेंस में जो आप देखें तो आपको लिखने होंगे कुछ डायमेंशंस पे। एग्जाम्पल के लिए आप लिखेंगे फिलॉसफी पे, मतलब फिलोसफिकल थॉट प्रोसेस क्या हो सकती है उस स्टेटमेंट के पास, उसके बारे में। साइंटिफिक नेचर ऑफ थॉट क्या हो सकता है। ठीक है, अभी हम जब सारे एसेस को देखेंगे तो समझेंगे कि इन डायमेंशंस को कैसे उनके साथ कोरिलेट करना है। ठीक है, फिर बारी आती है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। क्या वो जो स्टेटमेंट हमारे पास प्रस्तुत है क्या उसको हम फैक्चुअली हिस्टोरिकली उसको एनालाइज कर सकते हैं कि नहीं, सोशियो पॉलिटिकली, ठीक है, एथिकल एंड ह्यूमनिस्टिक, ठीक, कल्चरल एंड एनवायरमेंटल, और लास्ट में आपका बारी आता है काउंटर पर्सपेक्टिव भी आपको देना जरूरी है। देखिए हम लोग क्या गलतियां करते हैं कि जब भी स्टेटमेंट देखते हैं तो हम अपने दिमाग में उसकी एक पॉजिटिव छवि बना लेते हैं, एक पॉजिटिव आइडिया बना लेते हैं, एंड उसके बाद हम उसी पॉजिटिव आइडिया को लेकर आगे बढ़ते चले जाते हैं। बट जब भी आप ऐसे देंगे तो पिछले कुछ सालों से जो ऐसे आ रहे हैं दे आर नॉट फैक्चुअल इन नेचर। ठीक है, दे आर एनालिटिकल, दे आर रीजनिंग बेस्ड, दे आर थॉट प्रोवोकिंग बेस्ड। ठीक है, तो वैसे स्टेटमेंट बेस्ड जितने भी एसेज होते हैं उन्हें आपको कोशिश करना है कि उसके साथ उसका दूसरा साइड भी बताएं। बिकॉज आपने ये स्टेटमेंट तो जरूर सुनी होगी कि ग्रास ऑन द अदर साइड इज ऑलवेज ग्रीनर। तो वैसे ही आपको एक काउंटर पर्सपेक्टिव देना जरूरी होता है फिलोसफिकल थॉट वाले या फिलोसफिकल क्लास वाले एसेज के लिए। ठीक है, फिर बारी आती है कभी कभी आपको देखने को मिलेगा एक कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स जो कि इंटरपर्सनल स्किल या इंटरनेशनल रिलेशन, नेशनल रिलेशन, स्टेट बेस्ड रिलेशंस को हैम्पर करते हैं। तो वैसे केसेस में आपको मिलिट्रिकल थॉट भी लिखना होगा। फॉर एग्जांपल इस साल पूछा गया है वॉर बेस्ड एक क्वेश्चन, उसके लिए आपको मिलिट्री बेस्ड अप्रोच भी सोचना होगा कि क्या ये सही है जो उस स्टेटमेंट में बोला जा रहा है, क्या हम उसे काउंटर कर सकते हैं मिलिट्री बेस से, या क्या हम उसे एनालाइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मिलिट्रिकल थॉट, मिलिट्री थॉट। ठीक है, फॉर एग्जांपल आर्म्ड थॉट। फिर डिप्लोमेटिक प्रोसेस के थ्रू कैसे जाया जा सकता है। ठीक है, जैसे दो देशों का रिलेशन अगर खराब है तो डिप्लोमेसी से कैसे उसे सुधारा जा सकता है, यह भी जानने की जरूरत है। फिर बात यह आती है क्या उसका असर इकोनॉमिकली पड़ेगा हमारे नेचर पे, हमारे क्या बोलते हैं बेसिकली इकोनॉमी पे, तो उन सबको भी एनालाइज करना जरूरी है।
फिर बारी आती है सोशियो पॉलिटिकल, जो कि हमने पहले भी देखा था, और एथिकल ह्यूमनिस्टिक। यानी कुल मिला के आपको स्टेटमेंट देखना है और उसे समझने की कोशिश करनी है कि क्या वो स्टेटमेंट फैक्चुअल आइडियोलॉजी को ज्यादा प्रेफर कर रहा है या फिर फिलोसफिकल आइडियोलॉजी को ज्यादा प्रेफर कर रहा है। आज के समय में क्वेश्चंस इसी तरह के आते हैं। तो चलिए इस साल का क्वेश्चंस को हम एनालाइज करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो सबसे पहला पार्ट ए से आज हम शुरुआत कर रहे हैं। तो पार्ट ए में सबसे जो पहला क्वेश्चन था, ठीक है, वो ये था कि आपसे पूछा जा रहा है ट्रूथ नोज नो कलर। ठीक है, बेसिकली मतलब क्या है कि हिंदी में लिखा है सत्य कोई रंग नहीं जानता, यानी बेसिकली सत्य का कोई एक कलर नहीं है, इट इज इम्पार्शियल। ठीक है, तो बेसिकली इस सेंटेंस से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जब भी हम बात कर रहे हैं ट्रूथ की, तो ट्रूथ इज इम्पार्शियल। ठीक है, इम्पार्शियल यानी किसी के प्रति वो पार्शियलिटी नहीं करता। ठीक है, जो ट्रूथ है वही माना जाएगा। ठीक है, ट्रूथ प्रिवेल्स। तो इसके लिए आप क्या क्या चीजें सोच सकते हो। सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि ट्रूथ नोज नो कलर में आप समझ क्या पा रहे हैं। ठीक है, ट्रूथ नोज नो कलर में आप समझ क्या रहे हैं, बेसिकली इससे आप क्या डिड्यूस कर पा रहे हैं। तो डिडक्शन जब हम करेंगे, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ थीम इज नेसेसरी, कि भाई थीम क्या पूछ रहा है, क्या चाह रहा है। तो थीम सबसे पहले देखिए, ट्रूथ क्या होता है। एक तो होता है यूनिवर्सल, जैसे मैंने बताया आपको, इम्पार्शियल और इटर्नल। ये एक अवधारणा है, ये एक मतलब मान्यता है कि जो ट्रूथ है वो इटर्नल है, सत्य जो है एंड तक लाई करता है, कभी वो मतलब इसका बेसिक मतलब ये है कि सत्य कभी छुपता नहीं है। हमने सुना है, हमने जाना है। ठीक है, तो बेसिकली आपको इसी लॉजिक पे चलना है कि सत्य में जयते। यू कैन यूज दिस स्टेटमेंट while answering the question about truth knows no color। अब बारी आती है कि ट्रूथ नोज नो कलर यानी क्या। तो ट्रूथ कभी भी रेशियल बेस पे प्रेजुडाइसेस नहीं बनाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या कि रेस के हिसाब से आप देखेंगे तो बेसिकली रेस, रिलीजन, पॉलिटिक्स, कल्चर, एथिक्स, ठीक है, ज्योग्राफिकली, इन सब चीजों से दूर होता है, परे होता है। ठीक है, अब ये तो आइडिया हमने समझ लिया कि इस क्वेश्चन पे ये लॉजिक फिट होता है। ठीक है, और दूसरा बेसिकली कलर का मतलब क्या होता है। कलर आपको बताता है बेसिकली डिफरेंसेस। ठीक है, डाइवर्सिटी, और जब भी डिफरेंसेस डाइवर्सिटीज की बात आएगी तो बायसनेस आएगा। ठीक है, हो सकता है कल्चरल बायसनेस हो सकता है रेशियल बायसनेस हो सकता है रिलीजियस बायसनेस हो। ठीक है, अब बेसिकली इसका ये मतलब है कि सत्य लोगों के हिसाब से बदलता है, पर जो पूर्ण सत्य है, द कंप्लीट ट्रूथ ऑलवेज प्रीवेल, ऑलवेज वही आगे जाके फाइनली हमें दिखाई देगा। तो रेस के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, पॉलिटिक्स, कल्चर, ठीक है, इन सब चीजों को हम अगर हटा दें, ठीक है, तो जो सत्य है वो आखिरकार उजागर हो जाता है, विदाउट एनी डिस्टॉर्शन, विदाउट एनी प्रेजुडिस, विदाउट एनी बायसनेस। ठीक है, तो आपको इन सब लाइंस को समझना होगा। अब मैंने आपसे कहा था कि हमें क्या चीजें सोचनी होंगी। तो ये जो थॉट प्रोसेस, जो स्टेटमेंट है, ये फिलोसफिकल थॉट प्रोसेस को ज्यादा क्या कर रहा है, हैम्पर कर रहा है। तो आपको इन सब चीजों में क्या क्या चीजें लिख सकते हैं, आप किन किन डायमेंशंस पे लिख सकते हैं। तो फिलोसफिकल लिख सकते हैं। फिलोसफिकली आपको बहुत सारी स्टेटमेंट्स मिल जाएंगी बहुत सारे लोगों से। ठीक है, कि ट्रुथ्स के बारे में क्या बोला जाता है। आप अगर बेसिकली जब देखें तो वैदिक पीरियड में, ठीक है, वेदास में क्या लिखा हुआ है कि ट्रुथ इज वन बट ऑल सेजेस नोज इट डिफरेंटली। ठीक है, यानी मतलब क्या होता है कि जो आपके सत्य है वो एक ही है, लेकिन उसको समझने वाले अनेक हैं, उनको समझाने वाले अनेक हैं, पर सत्य एक ही। ठीक है, तो यहां से आप इसकी स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से कुछ और स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे सत्यम शिवम सुंदरम से स्टार्ट कर सकते हैं कि सत्य ही शिव सुंदर सब कुछ है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आप सत्य को, यानी कि जो आप बेसिकली ट्रूथ है
उसको आप किस तरह से दिखाना चाहते हैं। साइंटिफिकली आप इसे बता सकते हैं कि जब साइंस हम बात करते हैं तो साइंस में भी सारी चीजें अल्टीमेटली क्या होती है, लॉजिकल बेस्ड एंड फाइनल डेस्टिनेशन बेस्ड। ठीक है, अंत जरूरी होता है। तो सपोज करते हुए हम लेट करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तब भी हम एंड प्रोसेस पे रिजल्ट देखते हैं, जो ट्रूथ है हम उसको खोजने की कोशिश करें। एग्जाम्पल के लिए हमने शुरू में जाना था कि जो सत्य है यानी कि जो पृथ्वी है वो रोटेट नहीं करती है, सन रोटेट करता है। तो इससे आप क्या डिड्यूस कर सकते हैं कि स्टार्टिंग से लेके जो सत्य जो ट्रूथ है इट चेंजेस बिकॉज द ह्यूमैनिटी चेंजेस, बिकॉज द नॉलेज चेंजेस। तो ट्रूथ हमेशा नॉलेज के साथ एक्सपेंड होता है। ठीक है, ट्रूथ कैन नॉट बी कॉन्ट्रैक्टेड। तो आप हिस्टोरिकली देख सकते हैं, साइंटिफिकली ये है कि भाई साइंटिफिक क्या है, आपको एनवायरमेंट में दिखेगा कि साइंस है वाटर इज कलरलेस, ये ट्रूथ है। ठीक है, ये हमें दिखता है साफ साफ प्रत्यक्ष। ठीक है, एयर का कोई भी नेचर नहीं होता, मतलब एयर आपको दिखाई नहीं देगी, विजिबिलिटी नहीं होता है, बट फील होता है, ये ट्रूथ है। तो ये सब साइंटिफिक आप इस फैक्ट्स के थ्रू बता सकते हैं। हिस्टोरिकली आप बता सकते हैं गांधी जी का सत्याग्रह, ठीक है, सत्य पे आग्रह थे, वो हमेशा नॉन वायलेंस को प्रेफर किए थे। फिर बारी आती सोशियो पॉलिटिकली, आप बता सकते हैं कि कैसे हर देश अपने मुताबिक ट्रूथ को समझता है, दो देशों के बीच में कैसे होता है रिली। उसके बाद एथिकली आप बता सकते हैं, कल्चरली बता सकते हैं, और काउंटर पर्सपेक्टिव इसका क्या होगा। आप इसमें ये बता सकते हैं कि देखिए जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ट्रूथ सी इज नो कलर, बट ये हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पीपल, अकॉर्डिंग टू डाइवर्सिटी, अकॉर्डिंग टू रेस, ये सारी चीजें चेंज होती हैं। आपने अगर वो कहानी सुनी होगी हाथी वाली, ठीक है, तो कुछ अंधे लोगों को हाथी को छूने के लिए दिया गया, तो जिसने जो हिस्सा छुआ उसके लिए वो सत्य था। ठीक है, यानी किसी ने अगर पूंछ छुई तो उसके लिए उसको क्या दिखाई दिया, अंधा था, तो उसे क्या लगा कि ये एक रस्सी है। किसी ने पेट छुआ तो किसी को कुछ और दिखा, किसी ने पैर छुआ, किसी ने सूंड छुई, सबके हिसाब से अलग अलग सत्य था। बट ओवरऑल वो एक सत्य क्या है कि वो एक हाथी है। जब हम पर्सपेक्टिव बेस पे होलिस्टिक देखेंगे तो ट्रूथ प्रिवेल। इस तरह से लास्ट में आप काउंटर पर्सपेक्टिव देने के बाद फाइनली आप उसको कंक्लूड कर सकते हैं इसी लाइनों के साथ कि ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल, ट्रूथ हमेशा अंत में सामने आ जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे समय बीतेगा आपको नए नए ट्रूथ पता चलते जाएंगे, बट वो ट्रूथ जो है वो पिछले ट्रूथ को खत्म नहीं करता है, वो उसे और एलिवेट करता है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला ऐसे ट्रूथ नोज नो कलर, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा ऐसे। दूसरा ऐसे क्या बोल रहा है, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग, यानी बिना लड़े हुए दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला है। ठीक है, तो यहां से आप क्या डिड्यूस कर सकते हैं, यहां से आप डिड्यूस ये कर सकते हैं कि यहां हम बात कर रहे हैं कि डिप्लोमेसी, द आइडिया ऑफ थॉट प्रोसेस, द कैरिज्मा इज मोर सुपीरियर देन वॉर, यानी कि द ब्रेन इज मोर सुपीरियर देन स्वॉर्ड। ठीक है, ठीक है, मतलब तलवार से ज्यादा क्या हानिकारक है या बहुत ज्यादा सर्वोच्च है, वो है दिमाग। ठीक है, इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इन तरह के जार्गन्स का, इस तरह के नए मतलब बोल सकते हैं स्टेटमेंट्स का आप यूज करके लिख सकते हैं। आप चाहे तो कोई स्टोरी बेस्ड स्टार्टिंग भी कर सकते हैं, ऐसा कहीं लिमिटेड नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूं वही सही है। ये एक डायमेंशन जरूर है, पर आपके डायमेंशन अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली कोर आइडिया क्या कहता है, कोर आइडिया कहता है कि विनिंग विदाउट फाइटिंग इज स्ट्रेटजी इज मोर पावरफुल देन सोर्स। ठीक है, फोर्स से ज्यादा पावरफुल क्या है, स्ट्रेटजी। जैसा कि आप जानते हैं, आपको भी पता है
कि यहाँ पे जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पूरे साल के लिए एक स्ट्रेटेजी बनानी होती है, उसके थ्रू ही आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपने और भी कई बार कई सारे ऐसे जार्गन सुने होंगे, जैसे क्या होता है कि एक कहानी ये भी है कि भाई दो लोग को तलवार दिया गया, तो कुल्हाड़ी दी गई और कहा गया कि पेड़ काटिए। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति था वो उन दिए गए समय के ज्यादातर समय तक अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करने पे लगाया, बिकॉज शार्प जितनी होगी कुल्हाड़ी उतना आसानी से वो क्या करेगा, पेड़ को काट लेगा और कम समय में काटेगा। तो ये बेसिकली स्ट्रेटेजी पे फोकस कर रहा है कि हमने स्ट्रेटेजी क्या बनाई, तुरंत लेके लग नहीं गए काटने में। एक इंसान जो लगा हुआ था थोड़े देर बाद वो काटते काटते थक भी गया और पूरा उसका कट भी नहीं रहा था सही से। लेकिन जो दूसरा इंसान जो बुद्धिमान व्यक्ति था, यानी ब्रेन जिसके पास ज्यादा था, उसने स्ट्रेटेजी लगाई कि भाई हम ज्यादा समय शार्पन में करते हैं। ठीक है, शार्पन द एक्स, तो वो एक्स शार्प होकर क्या होगा, रिजल्टेंट आपको बेहतर मिलेगा। यही चीज है, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। अब यहाँ पे आप कौन कौन से डायमेंशन का यूज कर सकते थे, तो देखिए यहाँ पे आप साइकोलॉजिकल डायमेंशन का यूज कर सकते थे, डिप्लोमेटिक डायमेंशन का, मॉरल सुप्रीमेसी का। यहाँ पे और भी चीजें आप यूज कर सकते थे, जैसे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 को बता के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के थ्रू कि जब भी वॉर हुआ है इट रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन। ठीक है, एंड वेन एवर आप देखते हैं कि डिस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है, तो डिस्ट्रक्शन से कई साल पीछे इकोनॉमी चली जाती है, तो इकोनॉमिकली बेस्ड भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इन सारे डायमेंशन को जब आप यूज करेंगे तो आपका आंसर सही होता चला जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे बहुत सारे जार्गन्स का यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं होगा, आपने कई बार सुने होंगे। वो स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ नई स्टोरी आपको दिखी होगी, वो इंडिया पाकिस्तान का करंट सिनेरियो आप बता सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कैसे स्ट्रेटेजी से हमने विदाउट वॉर क्या किया, जो सिचुएशन थी उनको हैंडल किया। ठीक है, आप इसमें बता सकते हैं रशिया यूक्रेन वॉर को, आप इसमें बता सकते हैं जो आपका गल्फ वॉर हो रहा है, ठीक है, इजराइल वर्सेस आपका फिलिस्तीन वॉर हो रहा है, तो इन सब का आप बताया जा सकता है। आप हिस्टोरिकली वर्ल्ड वॉर को बता सकते हैं, 7 डे वॉर को बता सकते हैं। तो इन सब चीजों का इस्तेमाल करके आप बेहतर आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आप इन्हीं पॉइंट्स का इस्तेमाल करिए और बेहतर आंसर तक पहुंचिए। ठीक है, मैं भी एक मॉडल आंसर इन सारे क्वेश्चंस का आपको पहुंचा दूंगा हमारे वेबसाइट से, यानी aimcivilservices.in पे। आपको कुछ दिनों में जब हमारे सारे आंसर की जब मैं आपको प्रस्तुत कर दूंगा, तब वहां से आप मेरे मॉडल आंसर्स भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं और मैच कर सकते हैं कि क्या आपने जो थॉट प्रोसेस लगाई थी, जो जिन्होंने मेंस दिया उनकी बात कर रहा हूँ, जो आने वाले सालों में मेंस देंगे, वो इनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं कि किस तरह से सोचा जाए, कैसे आप आइडिया को समझें। तो मेन आर्ट मतलब मेन प्रोसेस क्या होना चाहिए आपका ऐसे राइटिंग में, द आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग इज बेस्ड ऑन द ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एनालिटिकल थिंकिंग। तो ये आप समझ के करेंगे तो बहुत अच्छा आंसर आप डिड्यूस कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स भी आप ला सकते हैं। अब बारी आती है तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है कि थॉट फाइंड्स अ वर्ल्ड एंड क्रिएट ऑल्सो वन। ठीक है, क्रिएट वन ऑल्सो मतलब विचार एक दुनिया खोजता भी है और एक बनाता भी है। ठीक है, तो विचार जो है वो कहना क्या चाह रहा है कि जो थॉट्स हैं, जो आपके आइडिया हैं, वो एक नया दुनिया बनाता है। ठीक है, और साथ ही साथ एक खोजता भी है। वो सबसे बड़ा इसका उदाहरण है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है द फाइंडिंग ऑफ सी रूट टू इंडिया, द फाइंडिंग ऑफ सी रूट टू यूएसए। ठीक है, अमेरिका। ठीक, जो ट्रीटी ऑफ टॉर्रेसिल हुआ उसके बाद आपको हिस्टोरिकली बता रहा हूं ना मैं। ठीक है, बेसिकली ये थॉट फाइंड्स, तो सबसे पहले तो कोर आइडिया क्या कहता है, कोर आइडिया ये कहता है कि आपको जो है ना थॉट बोथ लेंस एंड टूल्स की तरह यूज करना होगा। थॉट जो आप सोच रहे हैं, ठीक है, वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आपका लेंस होना चाहिए कि आप देख कैसे रहे हैं। ठीक है, किसी चीज को आप किस तरह से देख रहे हैं, कितने डायमेंशन में देख रहे हैं। और दूसरा
किस तरह से उस विचार का आप इस्तेमाल करके, उस थॉट का आप इस्तेमाल करके एक नया डिडक्शन ला सकते। तो ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं ना बेसिकली, आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ये सब भी तो वही है कि आपका जो थॉट है वो कितना बेहतर है। ठीक है, द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। टूल की तरह भी और लेंस की तरह भी आपको ये सोच के आंसर लिखना होगा। क्या करेगा ये, डिस्कवर करने में आपको हेल्प करेगा। जैसे मैंने आपको बताया, तो हिस्टोरिकली आप अगर देखें तो इसको इस्तेमाल आप कर सकते हैं आंसर राइटिंग के थ्रू, कि इसके लिए आप फाइंड द वर्ल्ड एंड क्रिएट न्यू वन के लिए आप क्या कर सकते हो। तो फाइंड द वर्ल्ड में आप देख सकते हैं कि जब हिस्टोरिकली इंडिया में डायरेक्टली एंट्री बाय रोड नहीं हो पा रहा था, तो यूरोपियन कंट्रीज क्या चाहने लगी, एक अल्टरनेटिव सोर्स, अल्टरनेटिव एरिया। ठीक है, तो अल्टरनेटिव एरिया के लिए उन्होंने क्या सोचा कि हम सी रूट खोजते हैं। ठीक है, तो वो सी रूट के थ्रू आए इंडिया में, एंड वहां से आपको पता चलेगा कि इंडिया का सी रूट वहां मिला। तो ये कहां से आया, ये थॉट प्रोसेस है कि थॉट आया कि भाई स्पेन और पुर्तगाल को ये थॉट आया कि क्यों ना हम कुछ एक नए विकल्प का शुरुआत करें, विकल्प को खोजे। ठीक है, उस विकल्प के लिए उन्होंने सी रूट खोजा। ये तो एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, न्यू वर्ल्ड के लिए हमें हिस्टोरिकली या साइंटिफिकली हमें पता था, जब आप कैथेड्रल्स की बात करते हैं, पुरानी बात मैं बता रहा हूं, तो आपको पता था कि पहले ये मान्यता थी, पहले ये अवधारणा थी कि द अर्थ डिड नॉट रोटेट, द अर्थ इज स्टिल स्टैटिक एंड अदर प्लैनेट्स एंड द सन इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, जो कि गैलीलियो ने इस भ्रम को तोड़ा। ठीक है, जब गैलीलियो ने टेलीस्कोप बनाया, उन्होंने देखा, उन्होंने सारी चीजें की, तो उन्होंने बताया। अगर आप इसको फिलोसफिकली बताएं या आप रिलीजियसली बताएं, तो आप बता सकते हैं कि देखिए, दो हमने ये चीजें वहां वेस्टर्न थॉट में पढ़ी हैं कि जो अर्थ है वो फ्लैट था या फिर अर्थ स्टैटिक था। तो बाद में फ्लैट, बाद जब फ्लैट से हम आगे बढ़े, जब हमने सी में पूरा ट्रेवल किया, तो हम कभी वो किंवदंती या वो अवधारणा खत्म हुई, फिर हमें लगा कि भाई वो स्टैटिक है, तो स्टैटिक को चेंज करने के लिए फिर गैलीलियो है। लेकिन जब आप इंडियन माइथोलॉजी से इसको कनेक्ट करेंगे, तो वराह अवतार के मुख पे आपको पृथ्वी जो है गोल दिखेगी, स्फेरिकल, जो कि आज हम बोलते हैं। ठीक है, अर्थ का अपना ही कुछ एक शेप है। ठीक है, स्फेरिकल भी नहीं बोल सकते बिकॉज दोनों पोस्ट पे चपटी है, बाकी जगह से स्फेरिकल है। तो क्या बोलते हैं, ये एक अलग, बेसिकली इसको आप ट्रूथ के लिए भी यूज कर सकते हैं, यहाँ भी यूज कर सकते हैं। तो हिस्टोरिकली हो गया, ठीक है, फिर साइंटिफिकली हो गया, ये सारे आप इनके थ्रू इसको बता सकते हैं। दूसरा, अगर आप चाहें तो मूवीज के डायलॉग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कुछ गलत नहीं होता है इसमें, अगर आपको लगता है तो। अगर बहुत फेमस मूवी है जिसका एक कैरेक्टर है थैनोस, ठीक है, तो थैनोस चाहता था एक नई दुनिया बनाना, जिसके लिए उसने जितने भी कमजोर लोग थे उनको स्वैप कर दिया था। ठीक है, हालांकि सुनने में अजीब लगेगा, बट आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है कि फिक्शनल तरीके से हम इसको प्रूफ करना चाह रहे हैं, तो किया जा सकता है कि भाई उसने क्या चाहा, उसका एक विचार था कि मैं एक ऐसा दुनिया बनाना चाहता हूं जहां पे कमजोर ना हो। ठीक है, तो उसने स्वैप कर दिया, क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट। साइंटिफिकली आप बोल सकते हैं कि ग्रेविटी का खोज एक नया क्या दिया आपको, एक नया वर्ल्ड का परिभाषा दिया। ठीक, एआई आज के जमाने में एक नई दुनिया का संरचना कर रहा है, इट इज क्रिएटिंग अ न्यू वर्ल्ड। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, इन सब का इस्तेमाल आप कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। इससे आपको दिखेगा इस आंसर को आप और प्रूफ दे पाएंगे। ठीक है, बेसिकली अपने टूल की तरह, यहां तो डिस्कवर कैसे किया, लेंस की तरह, टूल्स की तरह आप क्या कर सकते हैं, टूल्स की तरह आप कर सकते हैं क्रिएट पावरफुल आइडिया को इनोवेट करने के लिए, इनोवेशन की बात हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंटर्स आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बारी है हमारे लास्ट ऐसे की, इस पार्ट की और आज के हमारे लेक्चर की, चलिए उसे भी देख लेते हैं। जब लास्ट ऐसे पार्ट ए की बात हम करते हैं, सेक्शन ए की बात करते हैं, तो ये लिखता है कि द बेस्ट लेसन्स आर लर्न थ्रू बिटर एक्सपीरियंस। मैक्सिमम लोगों को ये जो टॉपिक है ये बहुत अच्छे से पता चला होगा, क्योंकि हिंदी में भी इसकी एक कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है।
है कि नहीं, हमने सुना है। तो बेसिकली वही है कि आप जितने भी कड़वे आपके साथ एक्सपीरियंस हुए होंगे, सबसे खराब या सबसे कड़वे अनुभव ही आपको अच्छी और नई चीजें सिखा देते हैं, सबसे अच्छे सबक दे जाते हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं, इसके बारे में सबसे पहले कोर आइडिया देखते हैं। कोर आइडिया इसका क्या है कि एडवर्सिटी, फेलियर्स, हार्डशिप्स, ठीक है, इनकी बात हो रही है। ये क्या है, ये तो पेनफुल होते हैं, ठीक, एडवर्सिटी होती है, फेलियर्स होते हैं, हार्डशिप्स होते हैं, ये पेनफुल होते हैं। हर कोई हारना नहीं चाहता, कोई भी हारना नहीं चाहता। आप भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आप उस मुकाम तक पहुंच सके जिसके लिए आप अपना पूरा सर्वस्व दे रहे हैं। एवरीथिंग विच यू आर गिविंग टू दिस एग्जाम, यू वांट अ रिजल्ट विच विल बी बेनिफिटिंग यू इन द फ्यूचर। ठीक है, तो लेकिन अगर आप हारते हैं तो बेसिकली एक लाइन है कि आप कभी भी कोई चीज एक्सपीरियंस करते हैं तो आप उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ये बेसिकली बता रहा है लर्निंग्स के बारे में कि लर्निंग्स क्या हो सकती है, आप कैसे लर्निंग्स ले सकते हैं। ठीक है, तो यही आपके लिए सबसे पावरफुल वेपन की तरह इस्तेमाल हो सकता है। आपको एक बेस्ट टीचर के तौर पे बताता है लाइफ। ठीक है, आपने कई बार ये भी सुना होगा कि लाइफ इज द बेस्ट टीचर विच टीचर्स यू इन एवरी सेकेंड। ठीक है, हर एक सेकेंड में आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है। ये बिल्ड करता है आपके अंदर रेजिलियंस। ठीक है, जो लोग हार्डशिप देखते हैं, आपने कई बार कई फैकल्टी से ये भी सुना होगा कि आपको यूपीएससी कुछ सिखाया ना सिखाए, आपको हर चीजों को किस तरह से सोचना है, सहना है और उससे कैसे पार पाना है। ठीक है, हाउ टू काउंटर दैट सिचुएशन, ये सिखा देता है यूपीएससी की जर्नी। ठीक है, इसी में आगे हम लोग पार्ट सेक्शन बी में एक और स्टेटमेंट दिया है इस साल के एग्जाम में, उसको समझेंगे कि जर्नी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डेस्टिनेशन। एक क्वेश्चन है, ठीक है, जिसे हम अगले लेक्चर में समझेंगे। जब हम बात करते हैं इन चीजों की तो हम समझते हैं कि भाई जैसे जैसे हमने चीजें सीखी हैं तो हमारे अंदर क्या आ रहा है, लर्निंग्स के थ्रू विजडम आ रहा है। ठीक है, विजडम आ रहा है। फिर साथ ही साथ हम एम्पैथी भी समझते हैं। कई बार हम किसी के प्रति एम्पैथाइज नहीं करते हैं, सिंपैथाइज नहीं करते हैं, बट लाइफ आपको टीच कर देता है, आपको सिखा देता है कि कैसे किसी के लिए आप अपना कुछ भी दे सकते हैं। बिकॉज ह्यूमन बींग्स का क्या नेचर होना चाहिए, बेसिक ह्यूमन का, हर एक इंसान दूसरे इंसान की हेल्प करे, ऐसा एथिकली बोला जाता है, मॉरली सही होता है। तो यहाँ पे आपको एथिकल बेस्ड बताना है, मॉरल बेस्ड बताना है। आप एग्जाम्पल, अपने एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, अपने लाइफ के एग्जाम्पल दे सकते हैं, अपने किसी टीचर के एग्जाम्पल दे सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड, गाइड, फिलोसफर, रिलेटिव, किसी की भी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ इसको कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस काफी इजी क्वेश्चंस में से आता है। इसमें आपको बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशंस नहीं आएगी, इसमें आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, बहुत अलग अलग डायमेंशंस को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे ये भी चीजें बतानी है कि जैसे जैसे हार्डशिप हम देखते हैं, जैसे जैसे हम एक एक दिन गुजारते जाते हैं, हमें कई बार कठिनाइयों से लड़ने की क्षमता भी मिल जाती है। ठीक है, तो बेसिकली हमें ब्रेक नहीं करती है, ये कई बार हमें ब्रेक होने से बचाती है। तो ये बेसिकली ब्रेक पॉइंट से आपको बचाती है। ठीक है, जो लोग इन सब चीजों को अच्छे से झेल जाते हैं वो लाइफ में सक्सेस भी हो जाते हैं। तो बेसिकली बिटर एक्सपीरियंस हेल्प्स यू सक्सीड। ठीक है, सक्सेस पाने में हेल्प करता है। ये सारी चीजें आपको मेंस के ऐसे राइटिंग में लिखनी होंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको पार्ट ए सेक्शन, ये जो मैंने आपको बताया है वो समझ आया होगा। आप चाहें तो अपना आंसर जो है वो लिख के हमारे YouTube चैनल के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप लिख सकते हैं। मैं उसे चेक करके आपको बता दूंगा कि आपने कितना बेहतर आंसर लिखा है, जो आने वाले सालों में देना चाहते हैं एग्जाम। और जिन्होंने दे दिया है वो भी अपने आइडियाज को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जो उन्होंने आंसर में लिखा होगा, जो भी उन्हें याद हो कि हमने ये चीजें, ये पॉइंटर्स यूज की। तो आपको बेसिकली कुछ पॉइंटर्स पहले आप डिसाइड कर लीजिए ऐसे लिखने से पहले। ठीक है, क्योंकि आपको 2 ऐसे लिखने हैं, एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होता है आपके पास। आप पहले बैठ कर सोचिए कि कौन से ऐसे को आपको लिखना है। सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चंस आता है हमेशा दिमाग में, और हर कोई मुझसे कई बार पूछ चुका है
खासकर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जो आने वाले सालों में एग्जाम देना चाहते हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि ऐसे का जो पेपर है, जो इस साल हुआ, पिछले साल हुआ, या आने वाले सालों में होगा, उसका नेचर कैसा होगा। तो देखिए, बेसिकली नेचर जो होता है ना ऐसे का, वो हमेशा इजी होता है। क्यों? क्योंकि ये आपके ऊपर है पूरी तरह। 8 में से 2 ऐसे लिखना है, 4 में से 1, 4 में से 1। तो इट इज ऑल अपॉन यू कि आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं। अगर आपने सही डिसीजन लिया तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा, आपने डिसीजन गलत लिया तो ये आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। बस इतना ही समझना आपको है, ठीक है। तो ये तो हमारा पार्ट 1 यानी सेक्शन 1 का एनालिसिस। उम्मीद करता हूं आपको ये सेक्शन 1 का एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगले पार्ट में, मतलब अगले लेक्चर में, हम सेक्शन बी का एनालिसिस लेकर आएंगे और इसी तरह पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4 का भी एनालिसिस लेके आऊंगा मैं आपके साथ। और क्योंकि मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड प्रोफेसर हूँ, ठीक है, टीचर हूँ, जिसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है, तो और मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, तो मैं आपके साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऑप्शनल जो पेपर है उसका भी एनालिसिस करूंगा। हम धीरे धीरे आने वाले टाइम में जो 2025 या 2025 का जो यूपीएससी मेंस का पेपर हुआ है, उन सारे पेपर्स को हम एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से हमें अप्रोच करना है आने वाले सालों में, और जिन्होंने लिखा है उन्होंने कैसा अप्रोच किया होगा और क्या अप्रोच किया जा सकता था। चलिए, इसी के साथ इस लेक्चर को मैं यहाँ पे ही एंड करता हूँ। हमारी मुलाकात अगले लेक्चर में फिर से होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, फिर मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।